नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। मित्रों, आज हम अध्ययन कर रहे हैं जो जीवन परिचय और प्रमुख पुस्तकें हमने पाठ संख्या 1 में पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार और नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम बात करते हैं दास प्रथा संबंधी विचारों की, तो उससे पूर्व मित्रों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अपने साथियों में शेयर कर दें, ताकि जो है आगे से आगे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। अब हम बात करते हैं अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचार। अब अरस्तु का जो दास प्रथा संबंधी विचार था वो क्या था, क्या कहना चाहता था अरस्तु दास प्रथा संबंधी विचार पर, यानी अरस्तु जो है किस प्रकार अपना विचार रखना चाहता था दास प्रथा से संबंध में। तो अरस्तु जहाँ प्लेटो के प्रति मौन रहता है, अरस्तु जहाँ प्लेटो के प्रति मौन रहता है, वही अरस्तु पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में दास प्रथा का समर्थन करता है। और वही जो अरस्तु है पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में दास प्रथा का समर्थन करता है। यानी हमने पढ़ा था कि अरस्तु की जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिकल, कौन सी है? पॉलिटिक्स। जो प्रसिद्ध पुस्तक है अरस्तु की, जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। क्या नाम है? पॉलिटिक्स, जो प्रसिद्ध पुस्तक है। और इस पुस्तक में अरस्तु क्या करता है कि भाई इस पुस्तक के 8 भाग है। कितने भाग है? 8 भाग है। और 8 भाग में एक भाग है वो है अरस्तु का दास प्रथा संबंधी विचार। और अरस्तु क्या करता है कि अपने पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में दास प्रथा का समर्थन करता है और दास के भिन्न भिन्न परिभाषाएं भी बताता है, और दास की जो भिन्न भिन्न अनेक प्रकार की जो परिभाषाएं भी बताता है। परंतु ये भी बात फैक्ट है कि भाई अरस्तु है जो प्लेटो के प्रति मौन रहता है। अब जो अरस्तु ने जो किन किन को दास कहा है, किन किन को दास कहा है, अरस्तु का कहना है जो मस्तिष्क से शून्य है, जो मस्तिष्क से क्या है? शून्य है, वह व्यक्ति दास है। अब जो व्यक्ति मस्तिष्क से क्या है? शून्य है, वह व्यक्ति क्या रहेगा? दास रहेगा। दूसरा दास का कारण बताया कि जो स्वयं का नहीं वह दूसरों का भी नहीं, और जो स्वयं का नहीं वो क्या नहीं? दूसरों का भी नहीं है। और तीसरा बताया उसने जो दास परिसर की सजीव संपत्ति है, और जो दास है वो परिसर की क्या है? सजीव संपत्ति है। अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हुए दास प्रथा के पक्ष में निम्नलिखित तर्क भी देता है। अब अरस्तु क्या करता है? दास प्रथा का समर्थन करता है, और समर्थन करते हुए दास प्रथा के पक्ष में अपने तर्क देता है। दासता प्राकृतिक है। पहला तर्क तो ये देता है कि दासता क्या है? प्राकृतिक है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 प्रकार का बनाया है। अब अरस्तु क्या कर रहा है कि भाई दासता का जो समर्थन करते हुए, दासता का समर्थन करते हुए ये बताना चाहता है कि भाई प्रकृति ने, किसने? प्रकृति ने मनुष्य को कितने प्रकार बनाया है? 2 प्रकार का बनाया है। एक तो होता है हष्टपुष्ट, एक ऐसा होता है हष्टपुष्ट यानी शक्तिशाली होता है, और दूसरा होता है शारीरिक रूप से दुर्बल। अब अरस्तु क्या कह रहा है भाई इधर कि भाई एक और तो हम देखते हैं कि भाई जो मनुष्य को 2 प्रकार का जो है बनाया है प्रकृति ने, एक तो होता है हष्टपुष्ट होता है और दूसरा शारीरिक रूप से दुर्बल होता है। एक सारे के सारे जो अपने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के एक अंग है दास प्रथा, उसमें जो है दास प्रथा का समर्थन करते हुए अपना तर्क देता है कि भाई किस प्रकार दास प्रथा सही है। तो वो बताता है कि भाई जो दास प्रथा प्राकृतिक है। अब दास प्रथा प्राकृतिक कैसे है? तो अरस्तु बताता है कि भाई अरस्तु के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 प्रकार का बनाया है, एक तो हष्टपुष्ट है और दूसरा है अपने शारीरिक रूप से दुर्बल बनाया है। तो इस प्रकार आप आगे बढ़ो तो देखो, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर। राजस्थान जीके बाई SG सर हमारा YouTube चैनल है, वो देख रहे हो। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना। हष्टपुष्ट व्यक्ति
जो है दास बनने के योग्य है। अब जो व्यक्ति हष्टपुष्ट है वो दास बनने के योग्य है और दुर्बल व्यक्ति स्वामी बनने के लिए है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, जो हष्टपुष्ट दास बनने के योग्य है व्यक्ति और जो व्यक्ति दुर्बल है वो स्वामी बनने के लिए योग्य है। दास प्रथा स्वामी के लिए महत्वपूर्ण है। अब जो अरस्तु ये बताता है कि भाई जो हष्टपुष्ट व्यक्ति है, जो व्यक्ति हष्टपुष्ट है वो क्या है, जो व्यक्ति हष्टपुष्ट है वह दास बनने के योग्य है और जो व्यक्ति दुर्बल है वह दास बनने के योग्य नहीं है। बल्कि जो व्यक्ति दुर्बल है वो क्या बनेगा, जो व्यक्ति दुर्बल है वो स्वामी बनेगा। दास प्रथा स्वामी के लिए महत्वपूर्ण है और इससे स्वामी को अवकाश मिल जाता है, यानी कार्य करने में जो है उसको जो सहायता मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। यहाँ अवकाश का तात्पर्य दैनिक कार्य से मुक्ति है। वही कार्य के अंदर जो मुक्ति यानी कार्यों के अंदर सहायता, जो सहयोग मिल जाता है, तो दास जो है स्वामी के लिए महत्वपूर्ण है। ये कौन बताता है, ये बताता है मित्रों अरस्तु। कौन बताता है, अरस्तु। स्वामी दास के लिए भी उपयोगी है और स्वामी जो दास के लिए भी उपयोगी है। तो दास प्रथा स्वामी के लिए उपयोगी है तो स्वामी दास के लिए उपयोगी है, क्योंकि दास जब स्वामी के साथ रहता है तो उसे भी जो है ज्ञान प्राप्त होता है और बुद्धि प्राप्त होती है। अब इसका तर्क देते हुए कहता है कि भाई जब जिस प्रकार दास स्वामी के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार स्वामी भी दास के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दास जब स्वामी के साथ रहता है तो बुद्धि प्राप्त होती है। उसको क्या क्या प्राप्त होती है, बुद्धि प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है। इससे समाज का क्या होता है भाई, विकास होता है। तो इस प्रकार जो अरस्तु अलग अलग जो तर्क देकर दास प्रथा के बारे में बता रहा है, क्योंकि स्वामी को पर्याप्त अवकाश मिलेगा तो समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेगा। अब सीधी बात है भी, जो स्वामी है, राजा है, अब मान लो हमारे जैसे नरेंद्र मोदी है, उसको अन्य कामों से छुटकारा मिल जाएगा। जो कार्य मंत्रिपरिषद कर लेंगे तो वो अन्य कार्य करेंगे जो जनता के विकास के हो सके। तो इस प्रकार विवेक के सिद्धांत के अनुकूल है। और ये जो उन्होंने दास प्रथा का जो बताया है कि भाई ये दास प्रथा है जो विवेक के सिद्धांत के अनुकूल है और इस सिद्धांत के अनुसार कम महत्वपूर्ण वस्तु पर अधिक महत्वपूर्ण वस्तु का नियंत्रण होना चाहिए, अतः दास पर स्वामी का नियंत्रण उचित है। अब जो अरस्तु कहता है कि भाई ये विवेक के सिद्धांत के आधार पर अनुकूल है। क्यों? क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो कम महत्वपूर्ण वस्तु होती है पर अधिक जो महत्वपूर्ण वस्तु का नियंत्रण होता है। जिस वस्तु का जो महत्व कम है, जिस वस्तु का क्या महत्व कम है, उस वस्तु पर जो है अधिक महत्वपूर्ण वाली वस्तु, यानी जिसका महत्व क्या है, अधिक है, उसका नियंत्रण कम महत्व वाली वस्तु पर रहता है, यानी होना चाहिए या रहता है। तो अतः दास पर जो है स्वामी का नियंत्रण उचित ही है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी ये उपयोगी है, क्योंकि उस समय यूनानी अर्थव्यवस्था दासों के व्यापार पर ही निर्भर करती थी। और अब जब हम अरस्तु की बात कर रहे हैं, इस तरह से 300 वर्ष पहले की बात करें, तो उस समय यूनानी अर्थव्यवस्था के लिए दासों के व्यापार पर जो निर्भर रहती थी, इसलिए यूनानी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये उपयोगी थी। और फिर युद्ध में वीरता की भावना के लिए भी उपयोगी थी, क्योंकि स्वामी दास बनने के भय से वीरतापूर्वक लड़ते थे और युद्ध में जो है वीरता दिखाने की भावना भी उत्पन्न होती रहती थी। क्यों? क्योंकि जो स्वामी होते थे दास बनने से डरने के लिए युद्ध में क्या दिखाते थे, वीरता दिखाते थे। और परंतु समाज में अरस्तु यह भी कहता है कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते, परंतु जो समाज में अरस्तु अपना कथन कहता है कि यूनानी कभी दास हो ही नहीं सकते। दासों के संरक्षण के लिए व्यवस्था, अब अरस्तु दासों के लिए निम्न व्यवस्था भी करता है। अब जो दासों की रक्षा के लिए, दासों की संरक्षण के लिए, दासों के परिवार को चलाने के लिए जो अरस्तु अपनी पुस्तक में एक अलग व्यवस्था भी करता है। अब चलो देखिए वो व्यवस्था कौन सी है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार की व्यवस्था की है। तो आगे बढ़ते हैं। स्वामी को दास के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। पहला तो है
कि स्वामी को हमेशा दास के साथ अपने बेटे के जैसा व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? पुत्रवत, यानी जिस प्रकार अपने बेटे के साथ व्यवहार किया जाता है उसी प्रकार स्वामी को दास के साथ करना चाहिए। दूसरा है विवेक या बुद्धि आने पर दास को मुक्त कर देना चाहिए। अब जब दास स्वामी के साथ रहता है, दास किसके साथ रहता है? ये इधर तो है दास और इधर है स्वामी। जब ये दोनों साथ साथ रहते हैं तो दोनों साथ साथ रहने के बाद जो है दास और स्वामी दोनों साथ साथ रहते हैं, तो जब स्वामी से दास जो है शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, यानी उसको ज्ञान की प्राप्त हो जाती है, उसकी बुद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद दास को मुक्त कर देना चाहिए। इस प्रकार की बात अरस्तु जो है अपनी पुस्तक में बताता है। आगे है आलोचना। अब राजनीति विज्ञान का एक पहलू है। क्या एक पहलू है? वो पहलू क्या है मित्र, मैं बता दूं। पक्ष और विपक्ष। एक तो है पक्ष और एक है विपक्ष। यानी जहाँ पर हम पक्ष देते हैं कि जहाँ पर अरस्तु ने अपना पक्ष दिया दास प्रथा की ओर, उसी पर कुछ जो राजवैज्ञानिकों ने, राजनीतिज्ञों ने उसके विपक्ष में भी तर्क दिए। अब हमने पक्ष के बारे में अध्ययन कर लिया, अब हम अध्ययन करेंगे विपक्ष के बारे में। तो क्या कहता है अरस्तु का दास प्रथा संबंधी विपक्ष के जो तर्क क्या है? जो अरस्तु का दास प्रथा है उससे संबंधित जो अन्य दार्शनिक क्या अपना तर्क देते हैं विपक्ष में, तो देखिए आलोचना, दासता प्राकृतिक नहीं है। बिल्कुल सही है कि भाई प्रकृति ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं कहती कि भाई तू उसका गुलाम बने, तू उसका दास बन। ये बात प्रकृति किसी भी व्यक्ति को नहीं कहती है। और इससे जो है वैज्ञानिक रूप को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। और जो हम दासता की बात करते हैं तो वैज्ञानिक रूप से दासता को हम स्पष्ट नहीं कर सकते। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम दासता को स्पष्ट कर ही नहीं सकते। और अभी ये बात करें तो दासता अलोकतांत्रिक, अमानवीय है, समानता के सिद्धांत के विरोधी है। बिल्कुल, जहां हम आज बात करते हैं वर्तमान में सभी को समानता का अधिकार है, सभी समानता के साथ जीते हैं, अब अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है। अब हाँ ठीक है, जिसको जैसे योग्यता है उसके अनुसार उसको आदर वगैरह सत्कार मिलता है, वो चीज़ अलग है, बाकी वो अपनी स्वतंत्रता के साथ जीता है। तो ये दासता प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति ने किसी को भी जो है क्या नाम बंधनों से मतलब रहित नहीं बनाया है, सभी को बंधनों से मुक्ति बनाया है। तो व्यक्ति स्वतंत्र जो जन्म जरूर लेता है, बाकी मरता स्वतंत्र नहीं है। उसके अन्य जो अनेक उनके पास जो बंधन होते हैं पारिवारिक, तो दासता जो प्राकृतिक नहीं है और इसे वैज्ञानिक रूप से स्पष्ट भी नहीं किया जा सकता। यह अलोकतांत्रिक है। और हम एक सफल लोकतंत्र की बात करें मित्रों, तो सफल लोकतंत्र में जो दासता है जो उचित नहीं है। ये दासता एक सफल लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और समानता के सिद्धांत के भी विरोध है। जहाँ हम लोकतंत्र की बात करते हैं कि भाई समानता, तो समानता के भी विरोध है ये दास प्रथा, और ये अमानवीय भी है, यानी एक मानवीयकृत घटनाओं से भी परे हटकर अमानवीय है। तो यूनानी जो है अहंकार पर आधारित है, और ये दास प्रथा जो यूनानी व्यक्तियों के अहंकार पर आधारित है। वस्तुत अरस्तु के विचारों में यह एक ऐसा विचार है जो त्यागने योग्य है। अब अरस्तु के जो हम 8 विचार पढ़ेंगे उनमें से ये विचार हैं जो त्यागने योग्य है। उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तु के दास का सिद्धांत का महत्व है, क्योंकि यह भविष्य में श्रम विभाजन सिद्धांत का आधार बना था। अब कुछ आलोचनाओं के बाद भी जो अरस्तु का दास संबंधी विचार था वो महत्वपूर्ण था, और बाद में इसमें भविष्य में भी जो है श्रम सिद्धांत का, जो श्रम विभाजन सिद्धांत का ये प्रमुख आधार बना था। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम कल वापस आएंगे आपके लिए। अरस्तु के जो नागरिकता संबंधी विचार तो हो गए था, अब हम कल लेकर आएंगे क्रांति संबंधी और नागरिकता संबंधी विचारों के बारे में जो है जानकारी लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। वीडियो कैसा लगा तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।